हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका टॉपिक क्या है? शोध। पता ही है आपको, आजकल आपका जो है हमने कंटेंट शुरू किया है। कंटेंट में जो आपके कंसेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं, कंसेप्ट यानी कि जो आपकी यूनिट्स हैं उनके यूनिट्स के आपके कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद आपको मेगा प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। मेगा प्रैक्टिस सेट में हर एक यूनिट से आपके में कम से कम 100 तो क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। उन 100 क्वेश्चंस में से इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो पहले हम सारे जितने भी, जैसे आपकी सेकंड यूनिट मैंने अभी ली है, सेकंड यूनिट में मैंने कल फर्स्ट टॉपिक कराया था आपको। आज मैं सेकंड टॉपिक लेकर आई हूँ। सेकंड टॉपिक आपका शोध से संबंधित है और शोध में आपका तात्पर्य एवं प्रणाली ली गई है। पहले इसमें तात्पर्य है और प्रणाली ली गई है। फिर इसके बाद मैं तीसरा टॉपिक लेकर आऊँगी। तीसरे टॉपिक के बाद आपका मेगा प्रैक्टिस सेट शुरू होगा। मेगा प्रैक्टिस सेट यानी कि जो आपकी यूनिट सेकंड है उसका मेगा प्रैक्टिस सेट। हर एक यूनिट से आपके मैं कम से कम 100 क्वेश्चंस कराऊंगी। तो इस तरह से आपके 6 यूनिट हैं। 6 यूनिट में 3-3 आपके टॉपिक हैं। तो देख लीजिए आप कितने आपके क्वेश्चंस बैठ जाएंगे। और साथ में आपकी वह प्रैक्टिस तो चली रही है। 1000 क्वेश्चंस की जो श्रृंखला है उसमें 750 के आसपास हम कर चुके हैं, उनको भी देखते रहिए। इससे क्या है, फर्स्ट पेपर आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए। इससे क्या है, आपका तैयारी भी होती रहेगी और आप अपने पेपर की तैयारी भी अलग से आराम से करते रहेंगे। चलिए, और हाँ दोस्तों, हिंदी की भी तैयारी कराई जा रही है। UPHESC की आपको हिंदी की भी तैयारी कराई जा रही है। जो दोस्त फर्स्ट पेपर यहाँ पढ़ रहे हैं वो हिंदी की भी तैयारी हिंदी मिरर से कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है शोध। इसमें पहले तात्पर्य लेते हैं। क्या है शोध? ज्ञान का प्रथम विस्तार है। शोध द्वारा हम नए तथ्यों को ढूंढ निकालते हैं। शोध का मतलब होता है कि जो नई खोज है वह हम करते हैं शोध में। शोध के 4 अंग माने गए हैं। ज्ञान क्षेत्र के किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा मिलती है। विवेकपूर्ण अध्ययन होता है। इसमें प्रासंगिक तथ्यों का संकलन होता है। परिणाम स्वरूप इसमें निर्णय लिया जाता है। तो यह सारा शोध के अंग माने गए हैं। इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। अंग के बारे में क्वेश्चंस बन सकता है। फिर आगे आते हैं। शोध की प्रक्रिया में समस्या के कथन के बाद परिकल्पना की रचना की आवश्यकता होती है। सभी को पता है, जो नेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके हैं या जिनका क्वालिफाई हो चुका है उनके लिए ये बहुत ही हल्का लगेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इतना विस्तृत पूर्वक तो नहीं बताया गया है, ना ही पूछा जाएंगे आपसे क्वेश्चंस। क्योंकि यहाँ पर जो है यूनिट्स जो है आपकी 6 यूनिट है और यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आएंगे। वैसे तो नेट में भी आपके 50 ही आते हैं, यहाँ भी इतने ही आने हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चंस कम बनेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डीपली भी आप नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत भी आप पढ़ेंगे तो वैसे तो जो उन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो उनके लिए ये आसान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। परिकल्पना यानी व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से फैलकर सोचना परिकल्पना है, जिसके आधार पर मन की भावना प्रकट करते हैं। तो ये तो हो गई परिकल्पना और यहाँ पर हो गए आपके शोध के अंग। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं शोध के प्रमुख प्रकार कौन से होते हैं। वर्णनात्मक शोध होता है, विश्लेषणात्मक शोध होता है, मूल शोध होता है, प्रायोगिक शोध होता है। उसके बाद फिर आपका मात्रात्मक शोध होता है, सैद्धांतिक शोध, अनुभाविक शोध, अप्रयोगात्मक शोध और ऐतिहासिक शोध। उसके बाद नैदानिक शोध। तो ये हो गए शोध के प्रकार। तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, ये क्वेश्चंस आपका बन सकता है शोध के प्रकार को लेकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वैसे इनको डीपली भी पढ़ा जाता है। इन प्रकार वर्णनात्मक शोध क्या होता है, विश्लेषणात्मक शोध क्या होता है, इनके बारे में अगर आपको डीपली पढ़ना है, डीपली आपको इनका भी कंसेप्ट क्लियर करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो कमेंट कर सकते हैं, आपको डीपली की इसकी नॉलेज करा दी जाएगी। यहाँ सिर्फ मैं एक शॉर्ट में वीडियो बनाया आपके लिए, जिससे आपको पता चल जाए जो आपके जो यूनिट है, सेकंड यूनिट में जो टॉपिक है शोध, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल जाए। अगर 1-2 क्वेश्चंस एग्जाम में आता है तो आप उसको आराम से कर पाए। वैसे तो जिनका नेट क्वालिफाई है वो आराम से इन क्वेश्चंस को निकाल ले जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। शोध की रूपरेखा क्या है। शीर्षक बनता है, फिर भूमिका, फिर मुख्य भाग, फिर निष्कर्ष, फिर संदर्भ
सूची। लास्ट में आप संदर्भ सूची देते हैं। संदर्भ सूची में क्या होता है, जब आप कोई शोध कर लेते हैं तो लास्ट में जहाँ से आपने कंटेंट लिया है, जहाँ से आपने वो चीज़ें पढ़ी हैं, सामग्री उठाई है, उस सामग्री के बारे में आप संदर्भ देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शोध लिखना शुरू करने से पहले शीर्षक का चुनाव करना चाहिए। ठीक बात है। भूमिका को प्रस्तावना भी कहा जाता है। भूमिका लिखी जाएगी। प्रस्तावना द्वारा शोध के बारे में संक्षिप्त रूप में कहा जाता है। जो आपने शोध किया है, आप उस प्रस्तावना में उसका जो निचोड़ है आपके शोध का, उसके बारे में आप बताते हैं। मुख्य भाग में विषय वस्तु के बारे में विस्तार किया जाता है। निष्कर्ष या उपसंहार में शोध का सारांश लिखा जाता है। सारांश यानी कि जितना भी आपका शोध है उसका एक छोटा रूप, समरी जिसको बोलते हैं, उसको आप वहाँ पर डालते हैं। चलिए आगे चलते हैं। शोध लिखने के लिए किन किन किताबों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, शोध लेखों आदि की मदद आपने ली है, उनके नाम संदर्भ सूची में लिखना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जहाँ से भी आपने सामग्री ली है वहाँ की जानकारी आप किस में देते हैं, संदर्भ सूची में देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैं चीज़ समझा रही हूँ वो चीज़ आपको, यहाँ पर आपको शोध नहीं करना है, शोध के बारे में जानकारी कि शोध के लिए आप किस तरह से करते हैं, यहाँ पर जानकारी दी जा रही है कि आप जो शोध से संबंधित आपके प्रश्न बनेंगे तो वो इसी टॉपिक में से बनेंगे और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए आगे आते हैं। शोध के चरण क्या होते हैं। स्लूटर ने जो है स्लूटर ये लेखक है, उन्होंने बताया है शोध विषय का चुनाव पहले लेंगे, फिर शोध समस्या को जानने के लिए क्षेत्र का सर्वेक्षण करेंगे, संदर्भ ग्रंथ सूची का निर्माण करेंगे, उसके बाद समस्या को परिभाषित या निर्मित करेंगे, समस्या के तत्वों का विभेदीकरण और रूपरेखा का निर्माण करेंगे, आंकड़ों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर समस्या के तत्वों का वर्गीकरण करेंगे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तो सभी समझ गए होंगे ना। चलिए आगे चलते हैं। समस्या के तत्वों के आधार पर आंकड़ों तथा प्रमाणों का निर्धारण करेंगे। समस्या के तत्वों के आधार पर जो आपने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, जो अपना डेटा इकट्ठा किया है, जो आपने प्रमाण इकट्ठे किए हैं, उनका निर्धारण करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं, शोध का ही एक टॉपिक है इसमें, आंकड़ा। अभी मैंने आपको बताया जो डेटा आप इकट्ठा करते हैं उसके स्रोत क्या लिया आपने, किस तरह से वो इकट्ठा किया है, संकलन क्या है एवं उसका विश्लेषण आपने किस प्रकार से किया है। चलिए देखते हैं क्या चीज़ें ये। अनुसंधान में स्रोत क्या है। प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं। प्राथमिक, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। वे मौलिक सूचनाएं या आंकड़े जो अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर विषय या समस्याओं से संबंधित जीवित व्यक्तियों के द्वारा साक्षात करके अनुसूची के द्वारा या प्रश्नावली के द्वारा अथवा प्रत्यक्ष निरीक्षण से प्राप्त करता है। यानी कि खुद जाकर, प्रत्यक्ष यानी अपना आप जाकर उन चीज़ों को करता है, तो वह क्या कहलाता है, वह प्राथमिक स्रोत कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इतना सा टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनेगा। 100% की गारंटी लेती हूँ कि यहाँ से प्रश्न आपका जरूर बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार प्राथमिक तथ्य एकत्र करने के दो स्रोत हैं, जीवित व्यक्तियों के द्वारा तथा प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा। खुद जाकर वहाँ निरीक्षण कर सकते हैं और अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय स्रोत में क्या आते हैं। द्वितीय स्रोत में क्या आते हैं। द्वितीय स्रोत सूचनाएं वे हैं जिन्हें सर्वप्रथम अनुसंधानकर्ता द्वारा समन्वय प्राप्त करके पहले से उपलब्ध स्रोतों के आधार पर उनका चयन करता है। जैसे आपको कोई बुक्स मिल गई, कोई पत्रिकाएं मिल गई, तो वो पहले से ही आपके पास हैं, उनमें से आप कुछ भी कलेक्शन ले सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। सूचनाएं दो प्रकार की होती है जिनका वर्णन पीवी यंग ने इस प्रकार किया है। उन्होंने बताया है कि प्रलेखीय सूचनाएं और क्षेत्रीय सूचनाएं। प्रलेखीय सूचनाएं में इसमें रिकॉर्ड, प्रकाशित, मैंने अभी आपको बताया था, प्रकाशित आंकड़े, पत्र इत्यादि से प्राप्त किए जाते हैं, ये होते हैं प्रलेखीय सूचनाएं। अब आते हैं क्षेत्रीय स्रोत क्या होते हैं। इसमें एक विषय अथवा अध्ययन से संबंधित रहने वाले व्यक्तियों द्वारा प्राप्त करते हैं। किसी छोटे से क्षेत्र में आप चले गए, आपका विषय है वहाँ का, तो वहाँ के बारे में जैसे आपको कुछ जानना है, अध्ययन करना है, तो आप वहाँ उनके व्यक्तियों के द्वारा उसको प्राप्त करते हो। तो ये तो हो गया आपका आंकड़ों के बारे में, या ये वाला जो टॉपिक है आपका अनुसंधान में स्रोत, प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत, जरूर पढ़ लेना, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा।
चलिए आगे चलते हैं। आगे है तथ्य संकलन की प्रविधियाँ क्या होती हैं। जो आप संकलन करते हो, इकट्ठा करते हो तथ्य, उनकी जो विधियाँ वो क्या करते हो। पहले आप क्या करते हो, अवलोकन। अवलोकन सभी जानते हैं। जो आप ऑब्जर्वेशन करते हो उसको अवलोकन बोलते हैं। अवलोकन अनुसंधान में प्राथमिक सामग्री संकलित करने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्राथमिक सामग्री समझ रहे हो ना, इसके द्वारा ये हमें अभी पढ़ा है प्राथमिक सामग्री क्या होती है। इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से घटनास्थल पर उपस्थित होकर अवलोकनकर्ता द्वारा सूचनाएं संकलित की जाती हैं। इस रूप में वह अत्यंत सरल विधि है। अब इसके बारे में पढ़ा है हमने, तो ये चीज़ आपके बच्चे से समझ में आ जाएगी। इसके अंतर्गत वही घटनाएं सम्मिलित होती हैं जिनका घटनास्थल पर उपस्थित होकर प्रत्यक्ष निरीक्षण के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। जब आप प्राथमिक स्रोत चुनते हैं, फिर आप अवलोकन करते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप में उसका निरीक्षण आप करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अवलोकन के अंतर्गत मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रियों, जिसे मुख्य रूप से नेत्र और कभी कभी इसके साथ कान का प्रयोग किया जाता है, के माध्यम से सूचनाएं संकलित करता है। इस सूचनाओं का कभी भी प्रमाणीकरण या परीक्षण किया जा सकता है कि आपने सही बात सुनी या नहीं सुनी, तथा घटना और उसके कारण का पता लगाया जाता है। अब अवलोकन, ऑब्जर्वेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है, ये प्रश्न भी बन जाता है कि क्या है ऑब्जर्वेशन। निरीक्षण, परीक्षण या फिर देखना। किंतु कोई भी घटना जिसे हम साधारण रूप में देखते हैं अवलोकन नहीं है, बल्कि जब हम किसी घटना, लक्ष्य या उद्देश्य बनाकर सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं, वह अवलोकन कहलाता है। ऐसे तो हम डेली कुछ ना कुछ सुनते हैं, देखते हैं, बाहर जब निकलते हैं, लेकिन हम वहाँ पर निरीक्षण भी कर लेते हैं, आंखों ही आंखों में देख लेते हैं किसी चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर जब आप शोध करते हैं, तो शोध में अवलोकन का, देखने का नज़रिया बदल जाता है। उसका मतलब होता है कि किसी घटना या लक्ष्य का उद्देश्य बनाकर आप उसका सूक्ष्मता से, बहुत बारीकी से उसका अध्ययन करते हैं, तो वह शोध में अवलोकन होता है। अवलोकन तो हम वैसे भी करते हैं ना। अब आते हैं साक्षात्कार पर, यानी कि इंटरव्यू क्या है। वैसे तो सभी को पता है, हम लोग सभी इंटरव्यू देते रहते हैं, सभी को जानकारी है इंटरव्यू क्या है, लेकिन शोध के नज़रिए से हमें देखना है यहाँ पर क्या होता है। साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। यह साधारण रूप से प्रयुक्त साक्षात्कार शब्द से अलग है। मैंने भी क्या बताया था आपको, इसमें सामाजिक घटना के विषय में तथ्य संकलित करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर वार्तालाप करते हैं। दो तो होंगे ही, दो से अधिक भी इसमें हो सकते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि साक्षात्कार में कितने व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। तो अगर आता है 2 व्यक्ति तो वो भी सही है, अगर 2 से अधिक आता है तो वो भी आपका सही आंसर जाएगा। इसमें व्यक्ति का प्राय आमने सामने का संबंध होता है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से भी वार्तालाप किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देख लिए, साक्षात्कार एक क्या है, मनोवैज्ञानिक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है, एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक प्रक्रिया है। इसको नोट डाउन करें। यह है मनोवैज्ञानिक इस अर्थ में क्योंकि इसके माध्यम से एक साक्षात्कारदाता के मानसिक जीवन में प्रवेश करता है और अंतर्निहित तथ्यों को ज्ञात करता है। और चूंकि यह समस्या समाज से संबंधित है, इसलिए सामाजिक प्रक्रिया भी कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रविधि की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें माध्यम से जो घटनाएं दिखाई नहीं देती, जो बीत चुकी हैं, उनके विषय में भी जानकारी प्राप्त की जाती है। जब आप किसी व्यक्ति का इंटरव्यू या साक्षात्कार करने जा रहे हैं, तो उसका जो गुजर चुका है उसके बारे में भी आप बात करते हैं। अब आते हैं शाब्दिक आधार पर विचार करने पर हम पाते हैं कि साक्षात्कार अंग्रेजी के इंटरव्यू शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ये बन सकता है, वैसे तो मालूम ही है आप लोगों को। इंटरव्यू में 2 शब्द हैं, इंटर अर्थात भीतर प्रवेश करना और व्यू का अर्थ है विचार या देखना। इस प्रकार किसी व्यक्ति के अंतर्मन में प्रवेश करके तथ्य को पता लगाना साक्षात्कार है। तो साक्षात्कार आपके समझ में आ चुका होगा कि क्या है साक्षात्कार, और शोध में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स कह लेना चाहिए कि पॉइंट कह लेना चाहिए। सामाजिक शोध में अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रयोग क्या है। सामाजिक शोध के क्षेत्र में अंतर्वस्तु विश्लेषण एक नई प्रविधि है, क्योंकि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में समाजशास्त्र एक नई शाखा विकसित हुई, जिसे हम संप्रेषण समाजशास्त्र कहते हैं, कम्युनिकेशन सोशियोलॉजी कहते हैं। इसकी मुख्य प्रविधि अंतर्वस्तु विश्लेषण है। ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिए ध्यान से। सामाजिक अनुसंधान में जो तथ्य हम एकत्र करते हैं वह बहुत जटिल होते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप गुणात्मक होता है।
इसलिए अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि का प्रयोग करके इनको हम अंकों में परिवर्तित कर देते हैं। इस तरह से अंतर्वस्तु विश्लेषण जनसंचार के माध्यमों से संबंधित है। ये लाइनें आपकी समझ में आ गई होंगी, नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा और डीपली जाकर इस वाले टॉपिक को हम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी डिमांड नहीं होगी, आप नहीं बताएंगे कि आपको ये वाला टॉपिक और अच्छे से क्लियर करना है, ये तो मैं अपने हिसाब से लेकर आई कि आपके लिए क्या इसमें से ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं इस टॉपिक में से। लेकिन इस टॉपिक को अगर आपको और डीपली समझना है, नेट लेवल पर जाकर समझना है, तो वहाँ के लिए हम एक वीडियो और आपको बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण इस प्रकार की महत्वपूर्ण प्रविधि है जैसे उपन्यास, कहानी, किसी नेता का भाषण, वार्तालाप, समाचार पत्रों के संपादकीय आदि विचार जो किसी सामाजिक समस्या पर आए दिन व्यक्त किए जाते हैं तथा उनकी विश्लेषण अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि से ही संभव है। कोई उपन्यास में आपने कोई पात्र ले लिया या कोई कहानी ले ली आपने, या किसी नेता का भाषण ले लिया या वार्तालाप ले लिया, तो ये क्या होता है, इसमें आपके जो विचार हैं किसी सामाजिक समस्या पर, तो उनका जो विश्लेषण आप करोगे अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि से ही संभव हो पाएगा। अगर आप कोई और विधि लगाते हैं तो शायद ये संभव नहीं हो। चलिए, ये आपका कंटेंट था जो किससे संबंधित था, आपका कंसेप्ट क्लियर किया गया है किसका, शोध का। तो ये कंटेंट शोध से संबंधित था आपका, और ये आपको डीपली थोड़ा नॉलेज दी गई। डीपली तो नहीं, लेकिन इतना आपको मैंने तैयार करा दिया है यहाँ पर कि आप प्रश्न अगर बनता है तो आप प्रश्न को आराम से कर पाओगे। अब वैसे जब हम इसका मेगा प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, वहाँ पर भी जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा आपको डीपली समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ज़रूर आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करते रहिए। जो दोस्त आज ही जुड़े हैं चैनल से, बेल आइकन तो हिट करके जाएंगे ही, साथ में जो लाल बटन आपको दिया गया है सब्सक्राइब के लिए उसको भी दबाना ना भूलें, और लाइक एंड शेयर तो करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए।